हे एवरीवन, अंकुर धरे दिस साइड। कैसे आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। सीए फाउंडेशन स्टूडेंट, आज आपका मैराथन का सेकेंड डे है जिसमें मैं कवर करने वाला हूँ एलएलपी एक्ट 2008। ठीक है। पहले मेरा पहले पार्ट वन मैराथन पार्ट वन में मैंने कवर किया था कंपनी एक्ट 2013। आज मैं कवर करूंगा एलएलपी एक्ट 2008। तो मेरे साथ बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। और चलिए शुरू करते हैं। एल एल पी 2008। ठीक है। ओके। तो अपना एक्ट कौन सा है? एलएलपी एक्ट 2008 पढ़ना है। ठीक है। पढ़ना नहीं है, रिवीजन करना है। पढ़ना नहीं, क्या रिवीजन करना है? एलएलपी एक्ट को रिवीजन करना है। अब देखो एलएलपी एक्ट में क्या क्या रिवीजन करना है। एलएलपी एक्ट में अपने को रिवीजन करना है सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर इसका इनकॉर्पोरेशन के बारे में, फिर पार्टनर एंड देयर रिलेशन, दैट मीन्स मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट, एडवांटेज, कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स, वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन एंड डिफरेंस विथ अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि अपने को बेसिकली कितनी चीजें कवर करनी है? अपने को बेसिकली कवर करनी है 6 चीजें कवर करनी है। इंट्रोडक्शन, इनकॉर्पोरेशन, पार्टनर एंड देयर रिलेशन, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन एंड डिफरेंस विथ अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जिसमें डिफरेंट विथ अदर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप खुद से कर लीजिएगा। यानी कि जो भी डिफरेंसेस होंगे एलएलपी में, कंपनी में, एलएलपी में पार्टनरशिप में, एलएलपी में सोल प्रोप्राइटर में, ये सारे डिफरेंसेस आप खुद से कर लीजिएगा। तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। ठीक है। ओके। नाउ इंट्रोडक्शन। सबसे पहला पार्ट क्या है अपना? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या बोलता है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने 9 जनवरी 2007 को नोटिफाई किया एलएलपी एक्ट 2008। 7 को नोटिफाई किया, 9 जनवरी 2007 को ये एलएलपी एक्ट नोटिफाई हुआ था। पार्लियामेंट में पास कब हुआ बिल? एलएलपी बिल पार्लियामेंट में पास हुआ था 12 दिसंबर 2008। प्रेसिडेंट का असेंट मिला इस बिल को 7 जनवरी 2009। और 7 जनवरी 2009 के बाद से इस बिल को एक्ट का नाम दिया गया। ठीक है। और 9 जनवरी 2007 से पूरे हाँ, एंड 7 जनवरी 2009 से क्या हो गया? प्रेसिडेंट के असेंट मिलने के बाद ये लॉ बन गया। ठीक है। हाँ जी सर, ठीक है। नाउ एलएलपी एक्ट जो है वो एप्लीकेबल है पूरे इंडिया में। एलपी एक्ट जो है वो एप्लीकेबल है पूरे इंडिया में। ठीक है। एलएलपी एक्ट में टोटल 81 सेक्शंस हैं एंड 4 शेड्यूल हैं। 81 सेक्शन, 4 शेड्यूल। एलएलपी एक्ट में टोटल कितने सेक्शन है? 81। एंड टोटल शेड्यूल कितने हैं? 4। और एक बात बता दूं मैं आपको, एलएलपी एक्ट में बहुत सारा आया था अमेंडमेंट जून 2023 के लिए। एलएलपी 2008 में बहुत सारा अमेंडमेंट आया है जून 2023 के लिए, जिसका मैंने अमेंडमेंट वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ अपने चैनल पे। मैं फिर से इस अमेंडमेंट वीडियो का मैं लिंक आपको दे दूंगा। ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं यहां से। फर्स्ट शेड्यूल क्या बात करता है? फर्स्ट शेड्यूल में क्या है? फर्स्ट शेड्यूल में है म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटी ऑफ पार्टनर एज वेल एज एलएलपी एंड इट्स पार्टनर वेयर देयर इज एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट विद रिस्पेक्ट टू देम। फर्स्ट शेड्यूल में क्या है? राइट एंड ड्यूटी ऑफ पार्टनर, साथ ही साथ एलएलपी का भी राइट एंड ड्यूटी एंड पार्टनर का राइट एंड ड्यूटी। ठीक है। सेकंड शेड्यूल में क्या है? सेकंड शेड्यूल में है कन्वर्जन ऑफ फॉर्म इनटू एलएलपी। सेकंड शेड्यूल किसकी बात करता है? सेकंड शेड्यूल बात करता है कन्वर्जन ऑफ फॉर्म इनटू एलएलपी। थर्ड शेड्यूल बात करता है कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनटू एलएलपी। थर्ड शेड्यूल बात किसके बारे में करता है? थर्ड शेड्यूल बात करता है कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट लिमिटेड इनटू एलएलपी। एंड फोर्थ शेड्यूल बात करता है कन्वर्जन ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इनटू एलएलपी। कन्वर्जन ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इनटू एलएलपी, दैट मींस लिस्टेड पब्लिक कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट नहीं हो सकती है। ये किसी भी शेड्यूल में मेंशन्ड नहीं है। ठीक है। हाँ जी सर, ठीक है। देखो बेटा, ये लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, डजंट मींस कि इसके ऊपर पार्टनरशिप एक्ट 1932 का प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। ठीक है। यानी कि एलएलपी में सिर्फ और सिर्फ एलएलपी एक्ट 2008 का प्रोविजन ही एप्लीकेबल होगा। ओके। नीड क्यों पड़ा एलएलपी लाने का? एक बात बताओ, पार्टनरशिप में क्या था? पार्टनरशिप में लोचा है। क्या लोचा है? पार्टनरशिप में लोचा ये है कि
पार्टनर्स की जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है पार्टनरशिप में, पार्टनर्स का जो लाइबिलिटी होता है वो अनलिमिटेड होता है। पार्टनरशिप में लाइबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। एंड पार्टनरशिप का कोई एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं था। बट एलएलपी ने क्या किया, एलएलपी ने पार्टनर्स की लाइबिलिटी को लिमिटेड कर दी, एंड ये एक गवर्नेंस बेस्ड स्ट्रक्चर फॉर्म में आ गया। ठीक है, गवर्नेंस बेस्ड स्ट्रक्चर फॉर्म में आ गया। अब हुआ क्या, सुनो, एमसीए पे ही एलएलपी का काम होता है। एलएलपी का रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है, एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स पे, जहां पे कंपनी का काम होता है। ठीक है, कंपनी का फॉर्मेशन कहाँ होगा, एमसीए पे। पार्टनरशिप का फॉर्मेशन कहाँ होगा, एमसीए पे। ठीक है, और एलएलपी लाने की जरूरत क्यों पड़ी, इन ऑर्डर टू इनेबल प्रोफेशनल एक्सपर्टीज एंड इन एंटरप्रेन्योरियल इनिशिएटिव एंड कंबाइन, ऑर्गेनाइज एंड ऑपरेट इन फ्लेक्सिबल, इन इनोवेटिव एंड एफिशिएंट मैनर। ठीक है, इस चीज के लिए नीड पड़ा था किस चीज का, एलएलपी का। क्या, एंटरप्रेन्योरशिप को क्या करना, एनकरेज करना, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज को एनेबल करना, ठीक है, ऑपरेशन को फ्लेक्सिबल बनाना, ये सारी चीजें थी। ये इन सारी चीजों की नीड थी जिसकी वजह से एलएलपी क्या हुआ था, एलएलपी आया था, एलएलपी केम इनटू फोर्स, एलएलपी केम इनटू फोर्स। ठीक है, हाँ जी सर, ओके। अब देखो एलएलपी का मीनिंग क्या है, एलएलपी का मीनिंग क्या है, एलएलपी इज अ न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस एंटिटी विथ लिमिटेड लायबिलिटी। एट, इसको अपन लोग बोल सकते हैं हाइब्रिड फॉर्म ऑफ, इट इज अ हाइब्रिड फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप एंड कंपनी, इट इज अ हाइब्रिड फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप एंड कंपनी। अब देखो पार्टनरशिप में क्या था, लायबिलिटी अनलिमिटेड थी, बट कंपनी में लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। और एलएलपी में भी लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। एलएलपी में पार्टनर्स के लायबिलिटी को लिमिटेड कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, लिमिटेड कर दिया गया है। कंपनी का कंप्लायंस आरओसी के पास होता है, वैसे ही एलएलपी का कंप्लायंस भी आरओसी के पास होता है। क्लियर, हाँ जी सर, ओके। इट इज एन ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल and not only give us benefit to limited liability at a low compliance cost but also allow partnership the flexibility of organizing their internal structure as traditional partnership। सुन, है तो ये पार्टनरशिप ही, बट ये पार्टनरशिप का क्या है, हाइब्रिड मॉडल है। पार्टनरशिप का क्या है, हाइब्रिड मॉडल है। क्लियर, एलएलपी का सेपरेट, एलएलपी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, एंड एलएलपी जो है वो खुद लायबल होगा लाइबिलिटी के लिए टू द एक्सटेंट ऑफ देयर एसेट। एलएलपी खुद लायबल होगा लाइबिलिटी के लिए टू द एक्सटेंट ऑफ देयर एसेट। यानी कि एलएलपी में क्या पार्टनर्स लायबल होंगे, तो जी नहीं, एलएलपी में पार्टनर्स लायबल नहीं होंगे। क्लियर है, एलएलपी में पार्टनर्स लायबल नहीं होंगे। ओके, एलएलपी जो है सेपरेट लीगल एंटिटी है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ऑल्टरनेटिव बिजनेस कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल है। एलएलपी में बोथ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर मिलेगा एज वेल एज पार्टनरशिप का स्ट्रक्चर मिलेगा। एलएलपी में दोनों चीज मिलेगा, कॉर्पोरेट का स्ट्रक्चर और पार्टनरशिप का स्ट्रक्चर। इसीलिए इसको बोलते हैं हाइब्रिड बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप। इसलिए क्या बोलते हैं इसको, हाइब्रिड बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप। ठीक है, ओके। अब देखो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। अब ये देखो बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन जो है सेक्शन 2D में ये अमेंड हो चुका है, मैं तुमको दिखाता हूं। जस्ट गिव मी अ मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट। मैं सारे अमेंडमेंट्स एक जगह एलएलपी के कर लेता हूँ। ओके, रुक जाओ, मैं दिखा रहा हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। ये देखो बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन में क्या आया है, चेंजेस आया। बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन में क्या आया है, अमेंडमेंट आया है। तो ये अमेंडमेंट पार्ट, जो भी अमेंडमेंट होगा मैं बता दूंगा, वहां से कवर कर लेना। ठीक है, हाँ जी सर, अब आ जाओ।
छोड़ो मैं ही करवाता हूँ। बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन क्या है? It means a company defined under section clause 220 of the Companies Act 2013. It include LLP registered under this act, LLP incorporated outside India और company incorporated outside India. पहले क्या था? पहले था सेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। अब क्या हो गया? कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 2 क्लॉज 20। एलएलपी में क्या इंक्लूड नहीं होगा? एलएलपी में इंक्लूड नहीं होगा कॉर्पोरेट सोल, कोऑपरेटिव सोसाइटी और एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट नॉट बीइंग ए कंपनी नोटिफाइड इन ऑफिशियल गैजेट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, ठीक है यहां तक? हाँ जी सर, ठीक है। अब देखो, ये तो हो गया अपना। फिर बिजनेस, बिजनेस के डेफिनेशन में भी चेंजेस आया है। बिजनेस इंक्लूड्स एवरी ट्रेड, प्रोफेशन, सर्विस एंड ऑक्यूपेशन एक्सेप्ट एनी एक्टिविटी विच द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन एक्सक्लूड। मतलब बिजनेस के डेफिनेशन में चेंजेस क्या आया? बिजनेस के डेफिनेशन में चेंजेस ये आया कि वो सारे ऑक्यूपेशन इंक्लूड होंगे, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ ऑक्यूपेशन को क्या कर रही है, बाहर निकाल रही है बिजनेस के डेफिनेशन से एज पर एलएलपी एक्ट, तो वो बिजनेस के डेफिनेशन में फॉल नहीं करेगा। क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। फिर न्यूली इंसर्टेड है स्मॉल एलएलपी। स्मॉल एलएलपी क्या होगा? कंट्रीब्यूशन, जिसका कंट्रीब्यूशन क्या होगा? डज नॉट एक्सीड 25 लाख रुपी और सच हायर अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 5 करोड़ रुपी। यानी कि मिनिमम कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए? 25 लाख रुपया, और मैक्सिमम अगर फ्यूचर में होगा तो वो कितना होगा? 5 करोड़ रुपए। टर्नओवर एज पर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी कितना होना चाहिए? डज नॉट एक्सीड 40 लाख रुपी, 40 लाख रुपया से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर एक्सीडेंट होता है मैक्सिमम तो कितना जाएगा? 5 करोड़। एंड विच मीट सच अदर रिक्वायरमेंट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, हाँ जी सर, ठीक है। नाउ डेजिग्नेटेड पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर के डेफिनेशन में भी चेंजेस है। तो अगर मैं चेंजेस बताने यहां पे बैठूं तो टाइम लगेगा। ऑलरेडी मैंने कवर कराया हुआ है, मैं उसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, कहाँ गया भाई? ये क्या खुल गया? ये तो मैंने नहीं खोला था। एक मिनट। एक मिनट, डाउनलोड कर लूँ, फिर मैं आता हूँ। ओके, तो डेजिग्नेटेड पार्टनर के डेफिनेशन में भी अमेंडमेंट है। ठीक है, ये आप लोग वहां से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, छोड़ो यार, मैं पढ़ाता हूँ। हर एक एलएलपी में कम से कम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे। कितने होंगे? 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे। एंड एट लीस्ट वन शैल बी रेसिडेंट इन इंडिया, और एक क्या होना चाहिए? इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए। प्रोवाइडेड इन केस दैट एलएलपी इन विच द पार्टनर आर बॉडी कॉर्पोरेट, बोलता है कि वैसा एलएलपी जिसमें पार्टनर जो है बॉडी कॉर्पोरेट है, जहां पे वो एक या एक से ज्यादा पार्टनर इंडिविजुअल एंड बॉडी कॉर्पोरेट है, उसमें एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल पार्टनर होना चाहिए। एंड नॉमिनी ऑफ सच बॉडी कॉर्पोरेट शैल बी एक्टेड एज पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर। क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। फिर एंटिटी, एंटिटी मींस ए बॉडी कॉर्पोरेट एंड इंक्लूड्स फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 18, 46, 47, 49, 50, 52, 53 एंड सेट अप अंडर द इंडियन पार्टनर्स एक्ट 1932। ओके, फिर फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? एज पर सेक्शन 2 आई, फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है जो 1 अप्रैल से स्टार्ट हो और 31 मार्च को खत्म हो फॉलोइंग ईयर में, उसको बोलते हैं क्या? फाइनेंशियल ईयर। हाँ, बोल रहा है कि अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट 30 सितंबर के बाद इनकॉर्पोरेट हुआ है तो उसका फाइनेंशियल ईयर कब एंड होगा? 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर। ठीक है, दैट मींस अगर 15 अक्टूबर को कोई एलएलपी क्या हुआ है?
इनकॉर्पोरेट हुआ 15 अक्टूबर 2017 को इनकॉर्पोरेट हुआ है, तो उसका फाइनेंशियल ईयर कब होगा? 18 में नहीं होगा, उसका फाइनेंशियल ईयर 19 में होगा। जैसे कंपनी में अगर 31 दिसंबर के बाद कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है तो उसका फाइनेंशियल ईयर कब होता है? वो नेक्स्ट वाला 31 मार्च नहीं, उसके नेक्स्ट वाला फॉलोइंग 31 मार्च होता है। ठीक है, ओके। Foreign LLP. Foreign LLP means LLP formed, incorporated or registered outside India which establish a place of business within India. ठीक है, ओके। LLP का डेफिनेशन क्या है? LLP का डेफिनेशन बोलता है LLP means partnership formed and registered under this act. ठीक है, ओके। LP एग्रीमेंट क्या होगा? Any written agreement between the partner of LLP or between the LLP and its partner which determine the mutual right and duty of the partner and their right and duty in relation to LLP. ठीक है, वो क्या कहलाएगा? LP एग्रीमेंट। ठीक है, पार्टनर क्या होंगे? आई थिंक डेफिनेशन में चेंज है, नहीं। पार्टनर कौन होगा? पार्टनर इन रिलेशन टू LLP मींस अ पर्सन हु बिकम अ पार्टनर इन द LLP इन अकॉर्डेंस विद द LLP एग्रीमेंट। यानी LLP एग्रीमेंट के तहत जो भी पर्सन पार्टनर बनेगा वो पार्टनर कहलाएगा। ठीक है, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट LLP के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। पार्टनर का डेफिनेशन सेक्शन 5, एनी इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट में भी पार्टनर इन LLP। कोई भी इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट जो है वो LLP में पार्टनर हो सकता है। हाउएवर इंडिविजुअल शैल नॉट बी कैपेबल ऑफ बिकमिंग अ पार्टनर इन LLP। बोलता है हाउएवर एन इंडिविजुअल शैल नॉट बी कैपेबल ऑफ बिकमिंग पार्टनर इन LLP इफ, ए सुनना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 3 इंसान जो है वो डिस्क्वालिफाइड होता है। वो कौन कौन सा होता है? अनसाउंड माइंड है, अनसाउंड माइंड है, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, ठीक है, एंड he has applied for adjudicated as insolvent and his application is pending। अनसाउंड माइंड, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, या फिर जिसका इंसॉल्वेंसी का केस कोर्ट में चल रहा है, जिसने अप्लाई किया हुआ इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंट का क्या केस, उसको पार्टनर नहीं मानेंगे। वो पार्टनरशिप, वो पार्टनर नहीं माना जाएगा, इवन वो इंक्लूड ही नहीं होगा। मिनिमम पार्टनर कितने होने चाहिए? एवरी LLP shall have at least टू पार्टनर्स। कितने? मिनिमम 2। इफ एट द टाइम ऑफ नंबर ऑफ पार्टनर ऑफ LLP रिड्यूस बिलो 2, बोलता है कि अगर LLP में किसी रीजन की वजह से पार्टनर 2 से कम हो गए, यानी कि एक ही पार्टनर रहा और उस एक पार्टनर ने 6 महीने से ज्यादा बिजनेस को कैरी आउट किया आफ्टर रिड्यूसिंग द पार्टनर, ठीक है, तो जो इंसान कैरी ऑन कर रहा था बिजनेस वो लायबल होगा उस ड्यूरेशन में जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके लिए। ठीक है, हाँ सर, ठीक है। नाउ डेजिग्नेटेड पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर यहाँ पे डेफिनेशन दिया हुआ था मेरे बच्चों। डेजिग्नेटेड पार्टनर, ठीक है, क्या होना चाहिए? डेजिग्नेटेड एट, कम से कम 2 डेजिग्नेटेड, एट लीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होना चाहिए LLP में, जिसमें एक क्या होना चाहिए? रेसिडेंट इंडिविजुअल। ठीक है, हाँ जी सर, ठीक है, रेसिडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए। बोलता है प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ LLP एंड विच ऑल द पार्टनर है बॉडी, बोलता है कि कोई ऐसा LLP जहां पे सारे पार्टनर क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट हैं, एंड बॉडी कॉर्पोरेट हैं, तो उसमें एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल जो कि पार्टनर है उस बॉडी कॉर्पोरेट में, वो एज अ नॉमिनी क्या होंगे? इस LLP में ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ओके ओके, तो ये आप वहां से करिएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ LLP का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट है, हाँ जी। परपेचुअल सक्सेशन है, बिल्कुल है। सेपरेट लीगल एंटिटी है, हाँ जी है। म्यूचुअल एजेंसी है, बिल्कुल है। LLP एग्रीमेंट एग्जिस्ट करेगा, हाँ करेगा। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, बिल्कुल है। LLP का कॉमन सील होना चाहिए। पार्टनर्स की लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड होती है। बिजनेस का मैनेजमेंट होता है। मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स मेंशन किए हुए होते हैं। बेनिफिट सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट शेयर करने के लिए। इन्वेस्टिगेशन होगा, कॉम्प्रोमाइज और एग्रीमेंट होगा, कन्वर्जन
कर सकते हैं एलएलपी को, एलएलपी का कन्वर्जन पॉसिबल है, ई फाइलिंग होता है, हाँ होता है। फॉरेन एलएलपी का कॉन्सेप्ट है, जैसे फॉरेन कंपनी का कॉन्सेप्ट है वैसे फॉरेन एलएलपी का भी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, हाँ जी सर। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एडवांटेज ऑफ एलएलपी, एलएलपी इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस मॉडल which is organized and operate on behalf of the agreement। एलएलपी क्या है? इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन, इट इज अ बिजनेस मॉडल, जिसमें क्या होगा, जिसमें क्या होगा, जिसमें क्या होगा, जिसमें क्या होगा, एज पर एग्रीमेंट बिजनेस को ऑर्गेनाइज और ऑपरेट किया जाएगा। ठीक है, क्या होगा, बिजनेस को ऑर्गेनाइज एंड ऑपरेट किया जाएगा एज पर एग्रीमेंट। फिर प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी विदाउट इम्पोजिंग डील डिटेल्ड लीगल एंड प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट। क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, इजी टू फॉर्म होता है, सारे पार्टनर लिमिटेड लाइबिलिटी इंजॉय करते हैं, फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर है एंड इजी टू डिसॉल्व है। क्लियर है, ये क्या है, एडवांटेज है एलएलपी का। फिर अब इनकॉर्पोरेशन कैसे होगा एलएलपी का, एज पर सेक्शन 11 एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन कैसे होगा। तो एलएलपी के इनकॉर्पोरेशन के लिए फॉर एलएलपी टू बी इनकॉर्पोरेटेड, दो या दो से ज्यादा पर्सन एसोसिएट होने चाहिए और लॉफुल बिजनेस करना चाहिए, जिसका रिव्यू क्या होगा, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शैल बी फाइल्ड इन सच ए मैनर एज विद सच फी। अब देखो, इनकॉर्पोरेशन के लिए आपको रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ेगा, यानी कि जाना नहीं पड़ेगा, आपको ऑनलाइन ही सारे काम करने होंगे। फॉर्म वॉर्म फिल करके रजिस्ट्रार को कुछ चढ़ावा चढ़ा के अपना एलएलपी क्या करना पड़ेगा, फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, एंड उस एलएलपी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस भी होगा। स्टेटमेंट क्या क्या फाइल होगा, देयर शैल बी फाइल अलोंग विद द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट स्टेटमेंट एज प्रिस्क्राइब फॉर्म। स्टेटमेंट जो है प्रिस्क्राइब फॉर्म में फाइल किया जाएगा, ऐसा नहीं कि मतलब इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट जो भी है वो एक प्रिस्क्राइब फॉर्म होता है, ऐसा नहीं कि मतलब हाथ से लिख के कुछ भी दे दिए। ठीक है, यह इनकॉर्पोरेशन जो होगा उसमें एडवोकेट सीए एंड सीएमए इन्वॉल्व होंगे। बाय एनीवन हु सब्सक्राइब हिज नेम इनटू द इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, कम से कम एक लोग का नाम इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में होना चाहिए और वो सब्सक्राइब किया हुआ होना चाहिए। दैट ऑल रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट एंड द रूल मेड देयर अंडर हैव बीन कंप्लाई विथ, देखेंगे कि जो भी रिक्वायरमेंट है इस एक्ट का वो कंप्लाई हुआ कि नहीं। इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मैटर प्रेसिडेंट एंड इंसिडेंटल देयर दो। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट शैल बीन फॉर्म एज में प्रिस्क्राइब, स्टेट द नेम ऑफ एलएलपी। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में क्या होगा, फॉर्म नंबर प्रिस्क्राइब होगा, फिर एलएलपी का नाम होगा, प्रपोज्ड बिजनेस क्या, मतलब बिजनेस क्या करेगी एलएलपी वो मेंशन होना चाहिए, रजिस्टर ऑफिस का एड्रेस होगा, जो पर्सन पार्टनर बनेंगे एलएलपी में उनका नाम एड्रेस, जो डेजिग्नेटेड पार्टनर होंगे उनका नाम एड्रेस, एंड कंटेनिंग अदर सच इंफॉर्मेशन दैट प्रपोज एलएलपी में भी प्रिस्क्राइब, मतलब और कोई इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट चाहिए होगा तो वो भी मेंशन होगा। ए पर्सन मेक ए स्टेटमेंट एज डिस्कशन अबव विच ही नोज टू बी फॉल्स। देखो, अगर कोई भी इनकॉर्पोरेशन क्या कोई भी स्टेटमेंट क्या लग रहा है, फॉल्स लग रहा है या डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू लग रहा है, मतलब आपने फॉल्स डॉक्यूमेंट देके इनकॉर्पोरेशन करवाया है, तो इन दैट केस आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकता है 2 साल तक का, और फाइन कम से कम 10,000, मैक्सिमम 5 लाख। फाइन कितना, अगर आपने गलत इंफॉर्मेशन देके क्या किया है, इनकॉर्पोरेशन किया है, अगर आपने गलत इंफॉर्मेशन देके इनकॉर्पोरेशन किया है तो फाइन, इम्प्रिजनमेंट कितना होगा, इम्प्रिजनमेंट मैक्सिमम 2 साल, और फाइन कितना होगा, एटलीस्ट 10,000 और मैक्सिमम 5 लाख रुपी। क्लियर है, हाँ जी। इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन, हाँ बिल्कुल, पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन जो होगा वो रजिस्ट्रेशन के थ्रू ही होगा।
ठीक है। ओके, अब देखो इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन, वेयर द रिक्वायरमेंट इम्पोज्ड बाय द क्लॉज बी एंड सी ऑफ सेक्शन, मतलब क्या बोल रहा है सेक्शन 11(1) बी एंड सी, क्या बोल रहा है कि registrar shall retain the incorporation document unless the requirement imposed by clause A has not been complied with within a period of 14 days. Register the incorporation document and give certificate to the LLP incorporated by in the specified name. That means, सुनना, इनकॉर्पोरेशन हो गया तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, मतलब अगर सारा डॉक्यूमेंट सब कुछ सही है तो रजिस्ट्रार क्या करेगा, आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद और फी सबमिट करने के बाद 14 दिनों के अंदर वो एलएलपी को रजिस्टर कर देगा और आपको एलएलपी का सर्टिफिकेट दे देगा। ठीक है, फिर रजिस्टर में एक्सेप्ट द स्टेटमेंट डिलीवर्ड एज सफिशिएंट एविडेंस दैट द रिक्वायरमेंट इम्पोज्ड बाय क्लॉज ए। क्या बोलता है कि रजिस्ट्रार एक्सेप्ट करेगा, जो भी स्टेटमेंट आप उसको प्रोवाइड करेंगे, डिलीवर करेंगे, वो एज ए एविडेंस उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। फिर सर्टिफिकेट इशू करेगा अंडर ऑथेंटिकेटेड बाई हिज ऑफिशियल सील। सर्टिफिकेट जो होगा वो इशू होगा, जिसको साइन करेगा रजिस्ट्रार, जिसको साइन करेगा कौन, रजिस्ट्रार, और उसको ऑथेंटिकेट करेगा ऑफिशियल सील लगा के। फिर सर्टिफिकेट शैल बी कंक्लूसिव एविडेंस दैट एलएलपी हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड अंडर स्पेसिफाइड नेम। क्लियर है? हाँ जी सर। फिर एलएलपी का रजिस्टर ऑफिस क्या होगा, कुछ वायरस मेल कर रहा है। ठीक है, ओके, आ जाओ, देखते हैं क्लास के बाद, मैराथन के बाद देखते हैं क्या है। रजिस्टर ऑफिस ऑफ एलएलपी एंड चेंज देयर इन। एक बात बता, क्या एलएलपी का रजिस्टर ऑफिस क्या एड्रेस में चेंज हो सकता है? हाँ जी सर, हो सकता है। अब देखो, एवरी एलएलपी every LLP have a register office to which communication and notice may be addressed। सुनना, जैसे कंपनी का रजिस्टर ऑफिस होता है वैसे ही एलएलपी का रजिस्टर ऑफिस होता है। A document may be served on a LLP or a partner or designated partner by sending it a post under certificate of posting। बोल रहा है कि जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो पोस्ट किया जाएगा किसको, एलएलपी को। ठीक है, एलपी चाहे तो अपना रजिस्टर ऑफिस चेंज कर सकता है, उसके लिए वो फाइल करेगा नोटिस किसको, रजिस्ट्रार को, इन सच ए फॉर्म एंड मैनर एज में बी सब्जेक्ट टू द सम टर्म्स एंड कंडीशन। ठीक है, एंड उसके साथ साथ कुछ फी पे करने होंगे रजिस्ट्रार को। अगर एलएलपी ने कॉन्ट्रावेन किया इस प्रोविजन के रिगार्डिंग, तो एवरी पार्टनर, जो भी पार्टनर होंगे उनके ऊपर फाइन लग सकता है, कितना, 2,000 रुपया कम से कम और मैक्सिमम 25,000 रुपया। बाप रे, इतना कम, 2,000 रुपए मिनिमम, और मैक्सिमम कितना, मैक्सिमम 25,000 रुपए। ओके, फिर बोल रहा इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगा, वही sued and being sued, acquire, owning, holding and developing or dis developing a property whether movable or immovable, वही बोल रहा है having a common seal if any decided by decide to have one and doing and sufficient such other fact। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेम, नेम, देखो जैसे कंपनी के नाम के लास्ट में एक्रोनेम लगता है, पीवीटी एलटीडी या एलटीडी, वैसे ही एलएलपी के नाम के लास्ट में एक्रोनेम क्या लगता है, एलएलपी। नो एलएलपी शैल बी रजिस्टर्ड बाय अ नेम व्हिच इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज अनडिजायरेबल। सुन, कोई भी एलएलपी का नाम रजिस्टर तब तक रजिस्टर नहीं होगा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को अनडिजायरेबल लगता है, या फिर वो आइडेंटिकल और रिजेंबल लगता है किसी और बॉडी, किसी और एलएलपी से। ठीक है, यहां भी क्या करना होगा, रिजर्वेशन ऑफ नेम करना होगा, यहां भी क्या करना होगा, रिजर्वेशन ऑफ नेम। तो रिजर्वेशन ऑफ नेम सेक्शन 16, a person may apply in such a form and a manner as accompanied by such fee as may prescribe। सुना, यहां भी जैसे कंपनी में नेम रिजर्व करा, नाम रिजर्व करवाया जाता है, यहां भी एलएलपी में भी नाम रिजर्व करवाते हैं। नेम ऑफ प्रपोज्ड एलएलपी, नेम टू विच द एलएलपी प्रपोज टू चेंज द नेम। सुन, दो चीजें,
एलएलपी का नाम प्रपोज करते हैं या फिर एलएलपी के नाम में चेंजेस करना होता है, उसके लिए भी नेम का रिजर्वेशन कराते हैं। अपॉन रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, रिसिप्ट एप्लीकेशन मिल गया, ऑन द पेमेंट ऑफ प्रिस्क्राइब फी रजिस्ट्रार में इफ ही सेटिस्फाई सब्जेक्ट टू द रूल प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट द नेम was reserved is not one with the reject on the ground of reference subsection 2 of 15 reserve the name for a period of 3 months from the intimation by the registrar। सुना, नाम को कितने दिन रिजर्व रख सकते हैं? 3 महीने तक रिजर्व रख सकते हैं। क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। क्या एलएलपी का नाम चेंज करवा सकते हैं? हाँ जी करवा सकते हैं। बोलता है कि नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन 15 एंड 16। क्या बोलता है? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाई हो गया दैट एलएलपी हैज बीन रजिस्टर्ड अंडर विच नेम referred in 15(2) is identical with or to resemble with the name of LLP or any body corporate, तो रजिस्ट्रार क्या करेगा? डायरेक्शन देगा एलएलपी के नाम को चेंज करने के लिए एंड एलएलपी कंप्लाई करेगा डायरेक्शन को 3 महीने के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ डायरेक्शन और सच लॉन्गर पीरियड एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में अलाउ। ठीक है, अगर एलएलपी ये काम नहीं करती, अगर एलएलपी सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन को क्या करती है, नहीं मानती है, तो उसके ऊपर फाइन लगेगा कम से कम 10,000 रुपया और मैक्सिमम 5 लाख रुपया। डेजिग्नेटेड पार्टनर के ऊपर मिनिमम 10,000 और मैक्सिमम 1 लाख रुपए का फाइन इंपोज होगा। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है पार्टनर एंड देयर रिलेशन इन एलएलपी। पार्टनर एंड देयर रिलेशन इन पार्टनर एंड देयर रिलेशन। एलिजिबिलिटी टू बी ए पार्टनर, पार्टनर होने के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए? ऑन द इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी, जो बंदा सब्सक्राइब करेगा इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट वो पार्टनर कहलाएगा। या एनी अदर पर्सन में बी बिकम अ पार्टनर ऑफ एलएलपी बाई एंड अकॉर्डेंस विद द एलएलपी एग्रीमेंट, या कोई और इंसान जो है वो एलएलपी में पार्टनर बन सकता है वो एलएलपी एग्रीमेंट के थ्रू। अब रिलेशन क्या होगा पार्टनर का? म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटी ऑफ पार्टनर ऑफ एलएलपी एंड द म्यूचुअल राइट ऑफ ड्यूटी ऑफ एलएलपी एंड इट्स पार्टनर शैल बी गवर्न्ड बाय एलएलपी एग्रीमेंट, यानी कि जो भी होगा वो एज पर अग्रीमेंट होगा। एलएलपी एग्रीमेंट एंड एनी चेंजेस इफ एनी made therein shall be filed with the registrar in such a form and manner as may be prescribed with such fee। अगर एलपी एग्रीमेंट में कुछ चेंजेस करना है तो आप चेंजेस कर सकते हैं, बट उसके बाद आपको रजिस्ट्रार को इंटीमेट करना होगा और फॉर्म फिल करके इंटीमेट करना होगा, और साथ ही साथ जो फी है रजिस्ट्रार को उस फॉर्म को फिल करने का जो फी है वो आपको फी पे करना होगा। ठीक है, एलपी एग्रीमेंट जो होगा राइटिंग में होगा, वो क्या होगा? राइटिंग में होना चाहिए। ठीक है, और एलपी एग्रीमेंट रेटिफाई होगा, हो सकता है, लेकिन सारे पार्टनर के कंसेंट से। इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटी ऑफ द पार्टनर एंड म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटी ऑफ एलएलपी डिटरमाइंड बाय द प्रोविजन रिलेटिंग टू द मैटर आर सेट असाइड इन फर्स्ट शेड्यूल। सुन, अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है, रिटन एग्रीमेंट नहीं है, तो फर्स्ट शेड्यूल में जो भी प्रोविजन मेंशन होंगे वो एलएलपी के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा, वो एलएलपी के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। फिर बोलता है सीसेशन ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट। अ पर्सन में सीज टू बी ए पार्टनर इन एलएलपी अकॉर्डिंग विद द एग्रीमेंट विद द अदर पार्टनर और इन द एब्सेंस of the agreement the other partner as the cessation of partner by giving notice in writing not less than 30 days that other partner of his intention to resign as a partner। सुन, अगर कोई पार्टनर एलएलपी से क्या हो रहा है, रिजाइन कर रहा है, तो दूसरे पार्टनर को 30 दिन के अंदर, जिस दिन रिजाइन करेगा वहां से 30 दिन के अंदर इंटीमेट करना पड़ेगा किसको? रजिस्ट्रार को। ठीक है, और कोई भी पार्टनर एलएलपी में कोई भी पार्टनर का पार्टनरशिप सीज कब होगा? ऑन द डेट या डिसोल्यूशन ऑफ द एलएलपी इफ इट डिक्लेयर ऑन साउंड माइंड, या फिर उसने अप्लाई किया है इंसॉल्वेंसी के लिए। ठीक है, ओके। बोलता है वेयर द पर्सन इज सीज टू बी अ पार्टनर ऑफ एलएलपी द फॉर्मर पार्टनर इज टू बी रिगार्डेड एज स्टिल बीइंग अ पार्टनर। सुन, अगर कोई पार्टनर बेटा पार्टनरशिप एलएलपी से क्या हो गया, रिजाइन दे दिया, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सारे पार्टनर भी पार्टनर नहीं कहलाएंगे उस एलएलपी के, बाकी सारे पार्टनर उस पार्टनरशिप के एलएलपी कहलाएंगे अनटिल एंड अनलेस
सीसेशन का नोटिस दिया हुआ होना चाहिए, यानी कि वो जो पार्टनर छोड़ के गया वो नोटिस देके जाएगा, ठीक है। और वो नोटिस, सीसेशन का नोटिस रजिस्ट्रार को इंटीमेट होना चाहिए, ठीक है, रजिस्ट्रार को होना चाहिए। द सीसेशन ऑफ पार्टनर फ्रॉम द एलएलपी डज नॉट इटसेल्फ डिस्चार्ज द पार्टनर फ्रॉम एनी ऑब्लिगेशन टू एलएलपी। ए सुनना, जो पार्टनर रिजाइन किया तो उस पार्टनर के रिजाइन करने के बाद जो एलएलपी का लाइबिलिटी हुई या जो भी ऑब्लिगेशन हो वो बाकी अदर पार्टनर के लिए एप्लीकेबल नहीं हुआ, बाकी अदर पार्टनर के लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। Where the partner of LLP ceases to be a partner unless another provides the LLP agreement, the former partner or person entitled his share consequently of death or insolvency shall be entitled to receive from LLP। सुनना, जो पार्टनर क्या हुआ, पार्टनर जो पार्टनर एलएलपी को छोड़ दिया, ठीक है, तो उसका जो शेयर होगा वो उसको मिलना चाहिए ना, अमाउंट इक्वल टू द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी कि उसका जो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन था वो उसको मिलना चाहिए, और प्रॉफिट में जो उसका राइट है वो उसको मिलना चाहिए, ठीक है। प्रॉफिट में जो राइट मिलना चाहिए और उसका कैपिटल कंट्रीब्यूशन मिलना चाहिए। ठीक है, हाँ जी सर, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन ऑफ चेंजेस इन पार्टनर। देखो, अगर पार्टनर्स में कोई चेंजेस होता है तो वो एलएलपी को इंटीमेट करना होगा। जो भी चेंजेस हुआ है पार्टनर्स में, नेम एंड एड्रेस के साथ 15 दिन के अंदर, यानी जिस दिन चेंजेस हुआ है वहां से 15 दिन के अंदर। LLP shall, where the person become or ceases to be a partner, file a notice with the registrar within 30 days from the date of he become or ceases to be a partner। देखो, अगर कोई पार्टनर सीज हुआ है, रिजाइन किया है, तो 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को नोटिस देना होगा। अगर कोई पार्टनर चेंज हुआ है तो उसका नाम और एड्रेस रजिस्ट्रार को नोटिस करना होगा 30 दिन के अंदर, जिस दिन चेंज हुआ वहां से, ठीक है। अ नोटिस फाइल विद रजिस्ट्रार अंडर सेक्शन 2 shall be in such a form as accompanied by वही बोल रहा है कि रजिस्ट्रार के पास फॉर्म फाइल करेंगे इन प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड विथ फी, shall be signed by designated partner authenticated as may be मैंने प्रिस्क्राइब। और वो जो चेंजेस हुआ है उसके लिए जो भी चेंजेस होगा उसके लिए डेजिग्नेटेड पार्टनर का साइन होना जरूरी है। क्लियर है, हाँ जी। नाउ इफ रिलेट टू बी इनकमिंग पार्टनर, अगर ये चीज इनकमिंग पार्टनर के लिए है तो वो स्टेटमेंट में कंटेन क्या करेगा, कंसेंट टू बिकमिंग अ पार्टनर साइंड बाय हिम एंड ऑथेंटिकेटेड एज मैनर एज बी प्रिस्क्राइब। सुना, कोई इनकमिंग कोई पार्टनर ज्वाइन हो रहा है एलएलपी को, कोई पार्टनर ज्वाइन कर रहा है एलएलपी को, तो पहले उसका रिटन कंसेंट लेना पड़ेगा कि वो पार्टनर बनना चाहता है कि नहीं, और उसे साइन करवाइए, ऑथेंटिकेट करवाइए। अगर एलएलपी कॉन्ट्रावेन करती है तो पनिशेबल विथ फाइन कितना है, मिनिमम 2,000, मैक्सिमम 25,000। अगर पार्टनर कॉन्ट्रावेन करता है तो मिनिमम 2,000, मैक्सिमम 25,000 फाइन है, ठीक है। बोलता है पर्सन हु cease to be a partner of LLP may himself file a registrar with a notice reference subsection 3 of the reasonable cause of being believing that LLP not file a notice within the registrar। देखो, अगर कोई पार्टनर चाहे तो वो भी फाइल कर सकता है रजिस्ट्रार को, क्या, कि वो पार्टनरशिप, वो एलएलपी से रिजाइन कर रहा है या एलएलपी को छोड़ रहा है। वेयर नो कंफर्मेशन इज गिवन बाय एलएलपी विद इन 15 days, रजिस्ट्रार से रजिस्टर्ड नोटिस मेड बाय पर्सन सीजिंग टू बी ए पार्टनर, ठीक है। ओके, नाउ एक्सटेंट एंड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर ऑफ एलएलपी एंड पार्टनर। एक्सटेंट एंड लायबिलिटी क्या होगा एलएलपी का, extend and limitation of liability of partner and partners of sorry, extend and liability of LLP and partner। देखो, पार्टनर एज एजेंट काम करेगा, every partner of LLP for the purpose of business of LLP the agent of LLP but not the other partner, ठीक है। एलएलपी के लिए वो एजेंट होगा, पार्टनर जो वो एलएलपी के लिए एजेंट होगा, ना कि पार्टनर के लिए एजेंट होगा। जैसे पार्टनरशिप में हर एक पार्टनर एक दूसरे के लिए प्रिंसिपल और एजेंट होता है, वैसा यहां पे नहीं है। Extent of liability of LLP. LLP is not bound by anything done by a partner dealing with the person if the partner in fact has no authority to act as a LLP in doing a particular act। सुनना, LLP उस काम के लिए लायबल नहीं होगी जिस काम का अथॉरिटी
पार्टनर को नहीं है। क्लियर? ओके ओके, नाउ नेक्स्ट वन। If a person knows that, has no authority or does not know or believe him to be a partner of LLP। और बेटा किसके लिए नहीं होगा? जहां पे पर्सन को पता है कि उसके पास अथॉरिटी नहीं है किसी काम उस काम को करने के लिए, उसके बाद भी वो करता है, उसके लिए एलएलपी लायबल नहीं होगा, उसके लिए पार्टनर या वो पर्सन पर्सनल लायबल होगा। एलएलपी लायबल होगा इफ पार्टनर ऑफ एलएलपी इज लायबल टू एनी पर्सन एज अ रिजल्ट ऑफ रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन ऑन हिज पार्ट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ एलएलपी विथ इट्स अथॉरिटी। सुनो, एलएलपी लायबल कब होगी? जब पार्टनर एलएलपी के बिहाफ में काम करेगा, ठीक है, एलएलपी के ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में काम करेगा एंड उसकी वजह से कोई ओमिशन या रॉन्गफुल एक्ट हुआ, उसके लिए एलएलपी लायबल होगी। एन ऑब्लिगेशन ऑफ एलएलपी वेदर अराइजिंग इन कॉन्ट्रैक्ट और अदरवाइज शैल बी सोलली द ऑब्लिगेशन ऑफ एलएलपी। सुनना, पार्टनर का जो किसी कॉन्ट्रैक्ट कोई ऑब्लिगेशन अराइज हुआ एलएलपी में, एलएलपी कॉन्ट्रैक्ट में कोई ऑब्लिगेशन अराइज हुआ तो उसके लिए एलएलपी लायबल होगी। और द लायबिलिटी ऑफ एलएलपी शैल बी मेट आउट द प्रॉपर्टी ऑफ द एलएलपी। बोलता है कि एलएलपी का जो भी लायबिलिटी होगा वो एलएलपी के एसेट को बेच के पे ऑफ होगा। एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ पार्टनर, अ पार्टनर इज नॉट पर्सनली लायबल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर द ऑब्लिगेशन। सुन बेटा, एलएलपी में पार्टनर पर्सनली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लायबल नहीं होगा, ठीक है। पर्सनल लायबिलिटी ऑफ पार्टनर फॉर हिज ओन wrongful act or omission, but partner shall not be personally liable for the wrongful act or omission। सुन, अगर पार्टनर ने अपने के पास उसको अथॉरिटी नहीं थी उस काम को करने की और फिर भी उसने उस काम को किया है, उसके लिए वो लायबल होगा। बट अगर एलएलपी का काम उसने किया है तो उसके लिए पार्टनर लायबल नहीं होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट वन, होल्डिंग आउट। नेक्स्ट वन, होल्डिंग आउट। एनी पर्सन who by word or spoken or by conduct represent himself। अरे होल्डिंग पार्टनरशिप होल्डिंग आउट पढ़े थे ना कि कोई एक इंसान जो या तो बोल के या फिर लिख के या फिर कुछ ऐसा कंडक्ट करके ऐसा रिप्रेजेंट करता है कि वो उस एलएलपी का पार्टनर है, is liable to any person who has act in the fate of such representation give credit to LLP। ठीक है, और ये करने के बाद वो जो सारा क्रेडिट है वो एलएलपी को देता है तो उसके लिए लायबल होगा। क्लियर है? हाँ जी। हाउएवर, were any credit received by LLP as a result of such representation, LLP shall, without prejudice to the liability of such person representing himself to be a partner, liable to the extent of credit received by the financial benefit derived thereon। सुन, एलएलपी को जो क्रेडिट रिसीव हुआ उस इंसान की वजह से जिसने अपने आप को ऐसा शो किया, तो वो इंसान सिर्फ और सिर्फ उसी क्रेडिट के लिए लायबल होगा जितना उसने क्रेडिट एलएलपी को पहुंचवाया है। अनलिमिटेड लायबिलिटी इन केस ऑफ फ्रॉड। इन केस ऑफ फ्रॉड, in the event of any act carried out by LLP with the intent to fraud creditor of LLP and either a person for a fraudulent purpose, the liability of LLP and partner acted intent to defraud the creditor with the fraudulent purpose shall be unlimited for all any other debt of LLP। सुनना, अनलिमिटेड लायबिलिटी कब होगी? जब एलएलपी ने या उसके किसी पार्टनर ने जानबूझ के फ्रॉड किया है, क्रेडिटर को डिफ्रॉड करने की कोशिश की है, क्रेडिटर के साथ फ्रॉड करने की कोशिश की है, इन दैट केस लायबिलिटी क्या हो जाएगी? अनलिमिटेड हो जाएगी। हाउएवर, इन एनी सच act carried out by partner, LLP is liable to some extent as the partner unless is established by the LLP। क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। ओके, हाँ। पर्सन की लायबिलिटी अनलिमिटेड कब होगी? जब वो विदाउट नॉलेज और अथॉरिटी ऑफ एलएलपी, यानी कि अपने औकात के बाहर जाके जब कोई पर्सन काम करेगा, कोई पर्सन अपने औकात के बाहर जाके काम करेगा, यानी कि एलएलपी ने बोला है कि तुम बस इतना काम करोगे और वो उस लिमिट के बियॉन्ड जाके काम करेगा, इन दैट केस लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। वेयर एनी बिजनेस कैरिड ऑन विथ सच इंटेंशन और पर्पस, every person who is knowingly a party to the
कैरिंग ऑन बिजनेस इन मैनर एंड अफोरसेड शैल बी पनिशेबल विथ, सुन, यानी कि ऐसा कोई काम करने पे पनिशमेंट क्या होगा, इम्प्रिजनमेंट एक्सटेंड टू 2 ईयर एंड फाइन कम से कम 50,000 और मैक्सिमम 5 लाख रुपया। ठीक है, यानी कि फ्रॉड करने का या नहीं करने का, फ्रॉड नहीं करने का, अदरवाइज लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगी। ठीक है, थोड़ी तो सांस लेने दे भाई, रुक जा। सुनो, जहां पे एलएलपी है, एलएलपी का कोई पार्टनर है, डेजिग्नेटेड पार्टनर है, एम्प्लाई क्या किया, कोई ऐसा कंडक्ट किया जिससे फ्रॉड का काम किया विदाउट प्रिजुडिस टू एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग। ठीक है, तो वो जो डेजिग्नेटेड पार्टनर होगा या पार्टनर होगा या एम्प्लॉय होगा, वो लाइबल होगा कंपनसेशन के लिए, यानी जितना लॉस हुआ उतना लॉस पे ऑफ करना पड़ेगा। फिर विसल ब्लोइंग, विसल ब्लोइंग क्या होता है, विसल ब्लोअर का कॉन्सेप्ट आया था फॉर द फर्स्ट टाइम कंपनी एक्ट 2013 में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी विसल ब्लोइंग का कॉन्सेप्ट, द कोर्ट ट्राइब्यूनल में रिड्यूस और वेव द पेनल्टी leviable against the partner or employee if he satisfy that such a partner or employee has provided useful information during investigation of LLP। सुनना, खुद से एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैंने क्या किया है, खुद से एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ मैंने क्या किया है, मैंने फ्रॉड, मैं उस फ्रॉड में इन्वॉल्व था, मैं एलएलपी के फ्रॉड में इन्वॉल्व था। तो अगर खुद से क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो इन दैट केस उसका जो सजा होगा उसको थोड़ा सा छोटू सा कम कर सकते हैं, या फिर वेव ऑफ कर सकते हैं पेनाल्टी को। दो काम, अगर एम्प्लॉय या पार्टनर ने, एलएलपी के एम्प्लॉय या पार्टनर ने क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, यूजफुल इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन प्रोवाइड कर दिया किसको, कोर्ट को या ट्राइब्यूनल को, तो ट्राइब्यूनल या कोर्ट के पास पावर है कि वो उसके फाइन को वेव कर दे या रिड्यूस कर दे, या उसके इम्प्रिजनमेंट को वेव कर दे या रिड्यूस कर दे। ठीक है, और ये जो खुद से एक्सेप्ट करना होता है ना, खुद से एक्सेप्ट करना कि हाँ एलएलपी में ये काम चल रहा था, मतलब औकात के बाहर वहां सारी चीजें हो रही थी, इसको बोलते हैं विसल, विसल ब्लोइंग। क्या बोलते हैं, विसल ब्लोइंग, यानी कि खुद से चीजों को एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, इन सिंपल बोलू तो चुगली करना। ठीक है, ओके। फिर बोलता है when any information given by any partner or employee whether or not during investigation leads to LLP or any partner or employee of such LLP being convicted under this act or any other act। ठीक है, ओके। No partner employee of LLP may be discharged, demoted, suspended, threatened or harassed or any other manner discriminated against the term and condition of LLP। ठीक है, कोई भी पार्टनर या एम्प्लॉय को क्या नहीं कर सकते, डिस्चार्ज नहीं कर सकते, डिमोट नहीं कर सकते, सस्पेंड, थ्रेटन, ये सब नहीं कर सकते। कब तक, एज पर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एलएलपी। ठीक है, हाँ जी सर, यहाँ तक ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग इज फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, यानी कि मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अदर रिकॉर्ड एंड ऑडिट ईटीसी। अब देखो, प्रिपरेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, एलएलपी को मेंटेन करना पड़ेगा बुक्स ऑफ अकाउंट एज में प्रिस्क्राइब रिलेटिंग टू अफेयर ऑफ ईच ईयर ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस on cash or accrual basis according to double interest system of accounting, and shall maintain the same register in its office for such period as may be prescribed। बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने होंगे, हर एक साल करने होंगे, कैश और एक्टुअल बेसिस पे करने होंगे, डबल इंटरेस्ट सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। और वो जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो कहां पे होना चाहिए, वो होना चाहिए रजिस्टर ऑफिस में, और कब तक होना चाहिए, एज में प्रिस्क्राइब। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी, हर एक एलएलपी को विद इन ए पीरियड ऑफ 6 months at the end of each financial year prepare a statement of accounts and solvency for the said financial year at the last day of the said of financial year in such a form as may prescribe, and such settlement shall be signed by the designated partner। such statement shall be signed by the designated partner। क्या बोल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हर एक एलएलपी को
31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, वहां से 6 महीने के अंदर यानी कि 30 सितंबर तक अपना स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी प्रिपेयर करके फाइल करना पड़ेगा रजिस्ट्रार के पास, और उस स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी पे साइन जो होगा वो डेजिग्नेटेड पार्टनर का साइन होगा। एवरी एलएलपी shall file within a prescribed time। हाँ सुनना, और ये जो स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी एंड अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी है, वो प्रिपेयर होने के बाद उसको प्रेस्क्राइब टाइम में क्या कर देना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा। किसको? रजिस्ट्रार को। अगर एलएलपी कॉन्ट्रावेंट करती है, अगर फेल हो जाती है ये काम करने में, तो उसके ऊपर फाइन लगेगा मिनिमम 25,000, मैक्सिमम 5 लाख, और डेजिग्नेटेड पार्टनर के ऊपर 10,000 और 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया। नाउ एनुअल रिटर्न की बात कर रहा है। Every LLP shall file annual return duly authenticated with the start within 30 days from the closure of financial year, 60 days from the closure of financial year। सुनना, हर एक एलएलपी को अपना एनुअल रिटर्न फाइल करना होगा रजिस्ट्रार के पास 7 दिन के अंदर। 60 दिन के अंदर फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है वहां से। अगर एलएलपी क्या करती है, फेल हो जाती है कंप्लाई करने में, तो 25,000 का फाइन मिनिमम और 5 लाख का फाइन मैक्सिमम, और डेजिग्नेटेड पार्टनर के ऊपर 10,000 और 1 लाख का फाइन। अब देखो, कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सॉरी कन्वर्जन ऑफ एलएलपी। ए सुना, कन्वर्जन ऑफ फॉर्म इनटू एलएलपी। क्या फॉर्म को एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ जी, वो सेक्शन 55 में लिखा हुआ है कि फॉर्म को एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर्म को सॉरी कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्राइवेट कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को भी एलएलपी में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर बोला रजिस्ट्रेशन इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन। रजिस्ट्रेशन, अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाई हो गया फॉर्म को लेके, प्राइवेट कंपनी को लेके, अनलिस्टेड पब्लिक को कंपनी को लेके, तो वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? कन्वर्ट कर देगा इनको एलएलपी में, और इशू करेगा सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, 15 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्म करना पड़ेगा किसको? आरओसी को। ठीक है, आरओसी को क्या करना पड़ेगा? इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हाँ भैया मेरा कन्वर्जन हो चुका है। यानी कि फॉर्म का कन्वर्जन, प्राइवेट कंपनी का कन्वर्जन या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का कन्वर्जन हो चुका है एलएलपी में। अपॉन सच कन्वर्जन, पार्टनर ऑफ अ फर्म या शेयर होल्डर ऑफ अ प्राइवेट कंपनी या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, ऐसे केस में भी सुनना, कन्वर्जन के बाद वो जो पार्टनर होगा फर्म का या शेयर होल्डर होगा प्राइवेट कंपनी का या अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का, वो क्या बन जाएगा? पार्टनर बन जाएगा एलएलपी का। पार्टनर बन जाएगा एलएलपी का। क्लियर है? हाँ जी सर, क्लियर है। आगे बढ़े? हाँ जी आगे बढ़ो। इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगा? ओके, on and from the date of registration is specified in the certificate of registration issued under various schedules, there shall be LLP by the name specified in the certificate of registration। सुनना, वो LLP बन जाएगा और उसका नाम क्या हो जाएगा? LLP, उसके नाम के लास्ट में LLP लग जाएगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन होने के बाद वो टेंजेबल, इनमूवेबल, मूवेबल, इंटेंजिबल प्रॉपर्टी अपने नाम पे एक्वायर कर सकता है। ठीक, ये सारी चीजें होगी। ऑल एसेट, इंटरेस्ट, राइट एंड प्रिविलेज, लायबिलिटी एंड ऑब्लिगेशन फॉर्म, ये सब क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, ये वही सारी बातें हैं। फिर फॉरेन एलएलपी, सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक रूल फॉर द प्रोविजन इन रिलेशन टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस बाय फॉरेन एलएलपी विद इन इंडिया कैरी देयर ऑन कंप्लाइंग। ठीक है, फॉरेन एलएलपी का भी कॉन्सेप्ट क्या है, आया हुआ है एज पर सेक्शन 59। फिर वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन एज पर सेक्शन 63। वाइंडिंग अप ऑफ एलएलपी में इधर वॉलेंट्री और बाय ट्राइब्यूनल। ए सुनना, कितने तरह तरीके से इंसान मर सकता है? कितने तरीके से इंसान मर सकता है? जी सर आप बताओ। दो, या तो नेचुरली या फिर आत्महत्या। या तो वो क्या करेगा, आत्महत्या करेगा, नहीं तो वो मर जाएगा किसी और तरीके से। दो ही तरीके होते हैं, या तो स्वयं को मुक्ति दे दो या तुमको कोई और मुक्ति देगा। वैसे ही एलएलपी का भी दो तरीके से मौत होगा, या तो वो खुद खुशी करेगा या तो उसको ट्राइब्यूनल मारेगा। ठीक है, या तो वो खुद खुशी करेगा या फिर उसको ट्राइब्यूनल क्या करेगा? मार देगा, बोलेगा चल तेरा एग्जिस्टेंस खत्म।
एलएलपी जो होगा वो वाउंड अप करेगा अगर ट्राइब्यूनल, इफ द एलएलपी डिसाइड दैट एलएलपी वाउंडेड बाय ट्राइब्यूनल। सुनना, ये डिसीजन एलएलपी का होगा कि वो आत्महत्या करेगा या उसको किसी और के हाथों मरना है। आत्महत्या करेगा तब तो ठीक है, नहीं तो वो ट्राइब्यूनल को बता सकता है कि हमको मरना है सर, सरकार। For a period of more than 6 months, the number of partner of LLP reduced below 2। सुना, 6 महीने तक अगर 2 से कम क्या रहे पार्टनर रहे एलएलपी में, तो आत्महत्या नहीं होगा, तो वो ट्राइब्यूनल उसको मार देगा। एलएलपी डेट पे नहीं कर पा रहा है, एलएलपी एक्ट कर रहा है अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट एंड पब्लिक ऑर्डर। ठीक। If the LLP made any default in filing with the registrar of accounts, statement of account and solvency annual return for 5 consecutive years, तो ट्राइब्यूनल उसको मार देगा। तो कितने केसेस मारेगा ट्राइब्यूनल उसको? 5। पहला, अगर एलएलपी खुद जाकर बोले जज साहब मेरे को मरना है। दूसरा, 6 महीने तक एलएलपी ने एक ही पार्टनर को लेके क्या किया, बिजनेस कैरी ऑन किया। नेक्स्ट वन, एलएलपी अपना डेट नहीं चुका पा रही है, एलएलपी सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में काम कर रहा है, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट और पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट में काम कर रहा है, या फिर एलएलपी ने 5 सालों तक, लगातार 5 सालों तक क्या किया है, रजिस्ट्रार के पास फाइल नहीं किया स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी एंड अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी और एनुअल रिटर्न। और इफ द ट्राइब्यूनल इज द ऑप्शन दैट इट इज इक्विटेबल, मतलब जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड पे, 6 केसेस में जस्ट एन इक्विटेबल ग्राउंड पे भी क्या करेगा, एलएलपी को ट्राइब्यूनल जो है वो मौत देगा। रूल्स ऑफ वाइंडिंग अप सेक्शन 65 में लिखा हुआ है, सेक्शन 65 में रूल्स ऑफ वाइंडिंग अप लिखा हुआ है। मिसलेनियस बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑफ पार्टनर विथ एलएलपी, पार्टनर में लेंड मनी एंड transact other business with LLP and has the same right and obligation with respect to the loan and the other transaction as a person who is not a partner। मतलब एलएलपी चाहे पार्टनर चाहे तो एलएलपी को लोन वोन दे सकता है, ठीक है, और उसका राइट एंड ऑब्लिगेशन वैसा ही रहेगा जैसे अदर पार्टी से पार्टनर एलएलपी ने लोन लिया है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, कंपनी एक्ट का कुछ प्रोविजन अप्लाई करेगा, जैसे अरे ये सेंटर, ये उन्हीं कंपनी एक्ट 1956 हट गया रहे, यहाँ पे अब 2013 होगा, जहां जहां 56 लिखा है वहां 2013 कर दो, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेटेड डायरेक्टेड दैट एनी प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 specified in the notification shall apply to any LLP, shall apply to LLP with exception modification and adaptation। कम यानी कि कंपनी एक्ट 2013 का रूल एप्लीकेबल हो सकता है किसके ऊपर, सेंट्रल एलएलपी के ऊपर। कॉपी ऑफ एवरी नोटिफिकेशन प्रपोज्ड to be issued under subsection 1 shall be laid in the draft before House of Parliament within a session for the total 30 days period। 30 day may be compromised in one session or 2 or more consecutive session before the expiry of session, immediately following the session of the successive session both the house agree in disapproving the इशू ऑफ द नोटिफिकेशन ऑफ बोथ द हाउस एग्री इन मेकिंग द मॉडिफिकेशन। मतलब अरे वही बोल रहा, पार्लियामेंट का यहाँ पे काम है कि जो भी ड्राफ्ट होगा, जो भी नोटिफिकेशन ड्राफ्ट होगा या कॉपी ड्राफ्ट होगा, उसको 30 दिन के अंदर क्या करना पड़ेगा, पेश करना पड़ेगा पार्लियामेंट में, ठीक है, चाहे वो एक सेशन में कॉम्प्रोमाइज हो या एक से ज्यादा सेशन में कॉम्प्रोमाइज हो, ठीक है। हाँ जी, नोटिफिकेशन शैल नॉट बी इशू एज द केस में बी shall be issued only if modification form may be agreed upon the both of the house। सुना, मॉडिफिकेशन तब तक इशू नहीं होगा, कोई भी चेंजेस तब तक इशू नहीं होगा जब तक कि दोनों हाउस से वो पास ना हो जाए, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से वो पास ना हो जाए। फिर इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, हाँ जी भैया, सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग होता है किसमें, एलएलपी में। जैसे कंपनी में सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग होता है, वैसे ही एलएलपी में भी सारा इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग होता है, और वो रजिस्ट्रार के पास सबमिट होगा, ठीक है, रजिस्ट्रार के पास सबमिट होगा। जो भी एक्सट्रैक्ट है डॉक्यूमेंट फाइल करेंगे वो रजिस्ट्रार के पास करेंगे इलेक्ट्रॉनिकली। पेमेंट ऑफ एडिशनल फी, एनी डॉक्यूमेंट और रिटर्न रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विद रजिस्ट्रार, जो भी फाइल रजिस्ट्रार के पास, जो भी फॉर्म रजिस्ट्रार के पास पे होंगे, फाइल होंगे, वो एक फी के साथ फाइल होगा। एडिशनल फी के लिए 300 दिन का टाइम मिलेगा।
और 100 रुपये एवरी डे, जितना दिन डिले करोगे उतना 100 100 रुपये वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, 100 100 रुपये क्या होगा, वो बढ़ता जाएगा। ठीक। तो यहाँ अपना एलएलपी का रिवीजन हो जाता है खत्म। यहाँ पे डिफरेंसेस स्टार्ट हैं, एलएलपी, पार्टनरशिप, फलाना ढिमाका, एलएलपी कंपनी। दो डिफरेंसेस है ये, आप लोग आई होप कि ये आप खुद से करेंगे। ठीक है। तो जैसे कि मैंने बोला था, मैंने कंपनीज एक्ट का रिवीजन करवा दिया, मैंने एलएलपी का रिवीजन करवा दिया। अब इसके बाद मैं करवाऊंगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा। वो मैं कोशिश करूंगा कि उसको 4 घंटे के अंदर समाप्त कर दूं। एंड उसके बाद सेल्फ गुड एक्ट एंड पार्टनरशिप एक्ट। एंड ये जो है मैराथन, ये डेली बेसिस पे अपलोड होगा। यानी कि एक कंपनीज एक्ट कल अपलोड हो गया, एलएलपी आज अपलोड होगा, इसके बाद नेक्स्ट डे कम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसके बाद सेल्स ऑफ गुड एक्ट, उसके बाद पार्टनरशिप एक्ट। यानी कि 5 दिन में 5 एक्ट खत्म, 5 एक्ट का मैराथन खत्म, 5 एक्ट का रिवीजन हो जाएगा। ठीक है। तो तब तक चैनल पे बने रहिए, वीडियो को शेयर करो अपने फ्रेंड लोग के साथ में जो भी फाउंडेशन दे रहे हैं, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको अपकमिंग अपडेट मिलता रहे। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।